अनडिफीटेड बहमूत एपिसोड नंबर 8 की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है 9 साल पहले के इंपीरियल पैलेस को, जहाँ पे एक मूर्ति गिर के टूट जाती है। वहीं पे लक्स, रैगरीड और एक और लड़का खड़ा रहता है। दूसरा लड़का कहता है अब उन्हें क्या करना चाहिए, तो फिर रैगरीड कहता है अच्छी बात है कि उन्होंने ये सब कुछ देखा। तो फिर लक्स कहने लगता है क्या वो लोग इसके बारे में छुपाने वाले हैं, लेकिन रैगरीड कहता है नहीं ऐसा नहीं, असल में वो लोग सारा का सारा ब्लेम लड़की पे डाल देंगे। उसके बाद हमें दिखाया जाता है एक इंसान बैठ के पूछ रहा रहता है फिल्फी से क्या उसने उस स्टैचू को तोड़ा है, लेकिन तभी वहाँ पे लक्स आ जाता है और कहता है नहीं असल में ये स्टैचू उससे टूटा है। जब लक्स वहाँ से बाहर जाता है तो फिर फिल्फी उसके पास चल जाती है और कहने लगती है सारा ब्लेम उसने अपने नाम पे ले लिया, जबकि उसकी कोई गलती नहीं थी। साथ ही साथ वो उसे थैंक यू कहना चाहती है उसकी मदद करने के लिए। लक्स कहता है नहीं असल में बात तो ये है कि ये सारी दिक्कत उसकी वजह से हुई, लेकिन फिर फिल्फी कहने लगती है उसे माफी नहीं मांगनी चाहिए अगर गलती उसकी ना रहे। सीन वापस प्रेजेंट में आता है जहाँ पे फिल्फी खड़े होके उसी बिल्डिंग को देख रही रहती है। लक्स फिल्फी के पास आता है। फिल्फी बताती है कि वो भी रूइंस को एक्सप्लोर करने चल रही है। ये सुन के लक्स कहता है उसे ऐसा नहीं करना चाहिए, उसने हेडमास्टर से सुना है कि कल वो बेहोश हो गई थी। तो फिर फिल्फी कहती है अब वो ठीक है और लक्स को उसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। तभी वहाँ पे आ जाती है लीशा और लक्स से कहने लगती है कि उसे उससे कुछ जरूरी बात करनी है। और फिर हमें दिखाया जाता है लक्स बहामूत में बैठा रहता है और लीशा कुछ अपग्रेड कर रही रहती है। लीशा फिर कहती है उसने एक ऐसा प्रोग्राम डाल दिया है जिसकी मदद से वो उसके ड्रैगनाइट की लिमिटर को हटा सकता है और इसे कहते हैं ओवर लिमिट। जैसे ही वो लिमिट रिमूवल कोड डालेगा वैसे ही वो उसे इस्तेमाल कर पाएगा, लेकिन वो इसका इस्तेमाल बिना जरूरत के ना करे, नहीं तो उसकी डेथ भी हो सकती है। और अच्छी बात तो ये है कि उसने पहले ही रैग्नारॉक को हरा दिया है तो उसे नहीं लगता कि इसकी जरूरत पड़ेगी। फिर हमें दिखाया जाता है सभी लोग बाहर आ जाते हैं रूइंस में जाने के लिए। फिर हेडमास्टर बताती है अब जब रैग्नारॉक हार चुका है जो कि यहाँ का गेट कीपर था, तो वो लोग रूइंस के और भी अंदर जा सकते हैं। और क्योंकि इस बार उन्हें काफी ज्यादा बड़े एरिया को कवर करना है तो इसलिए आयरी और वो भी जाएंगे। फिर वो आयरी से सारी डिटेल देने के लिए कहती है। आयरी बताती है आज से पहले की सारी रिपोर्ट के हिसाब से वो लोग जब एशियंट रूइन के सेंटर के हिस्से पे खड़े होंगे तो फिर वहाँ से एक लाइट निकलने लगेगी और उसके बाद वो लोग जा पाएंगे रूइंस के अंदर। उसके बाद लक्स जाके पूछने लगता है फिल्फी से कि वो कैसी है। फिल्फी कहती है वो ठीक है। तभी वहाँ पे नकोटो आती है और वो लक्स से कहती है कि उसके ट्रांसपोर्टेशन की सारी जिम्मेदारी लक्स की है और वो उसे प्रोटेक्ट करे। आगे सभी पहुंच जाते हैं रूइंस की एंट्रेंस पे। हेडमास्टर फिल्फी से कहती हैं कि वो काफी टाइम बाद एक ड्रैगनाइट के अंदर बैठ रही है तो इससे उसे कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही। फिल्फी कहती है कि वो पूरी तरीके से ठीक है, लेकिन हेडमास्टर को अभी भी चिंता हो रही रहती है। तभी रूइंस के अंदर से लाइट आनी शुरू हो जाती है। फिर सैलिस कहती है सभी से तैयार होने के लिए। उसके बाद हमें दिखाया जाता है वो सभी पहुंच जाते हैं रूइंस के अंदर। हेडमास्टर नकोटो से पूछती है क्या कोई ऐसी चीज है जो वो उन्हें बताना चाहती है। नकोटो कहती है उसने इस जगह को स्कैन किया है लेकिन उसे अभी यहाँ पे कोई भी एबिस नहीं मिला। फिर आयरी बताती है डॉक्यूमेंट के हिसाब से रूइंस के अंदर करीब 11 फ्लोर होते हैं और वो लोग अभी पहले फ्लोर पे हैं। उसके बाद हेडमास्टर कहती हैं अब उन्हें एक्सप्लोर करना शुरू करना चाहिए। अपने ड्रैगनाइट के साथ आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं। लीशा सभी से चौकन्ना रहने के लिए कहती है क्योंकि उन्हें नहीं पता कि यहाँ जमीन के नीचे क्या है। तभी आयरी सभी से रुकने के लिए कहती है और वो लोग बिल्कुल ही अलग जगह पे आ जाते हैं। नकोटो बताती है कि ये बायोम स्पीयर है, ये 2nd फ्लोर है। यहाँ पे एक ऐसा इकोसिस्टम बनाने की कोशिश की गई है कि ये नेचुरल फॉरेस्ट जैसा दिखाई दे, लेकिन फिर लूसीफर कहने लगती है उसके हिसाब से यहाँ पे जरूर कोई लड़ाई हुई होगी। साथ ही साथ उसे लगता है कि इकोसिस्टम को मेंटेन करने वाला सिस्टम अब शट डाउन हो चुका है। तिल्फा नकोटो से स्कैन करने के लिए कहती है और फिर वो कहती है मैक्सिमम रेडियस पे भी यहाँ पे कोई भी एबिस नहीं है। फिर हेडमास्टर कहती हैं कि वो लोग ज्यादा से ज्यादा दूरी तक जाने के लिए टीम्स बनाएंगे और फिर वो लोग 2 टीमें बना लेते हैं। लक्स को लेवल 6 मिलता है। तभी सैलिस कहने लगती है क्या वो लक्स की टीम में है, तो फिर आयरी कहती है नहीं असल में उसे लेवल 3 दिया गया है। ये सुन के सैलिस थोड़ी सी उदास हो जाती है और कहने लगती है उसे पता है कि उन्हें ज्यादा दूरी कवर करनी है, लेकिन वो हमेशा की तरह फिर से अकेली हो गई। उसे उदास देख के लक्स कहने लगता है अगर वो चाहे तो वो बाद में उसकी टीम को ज्वाइन कर सकती है। ये सुन के सैलिस काफी ज्यादा जोश में आ जाती है। नकोटो कहती है सैलिस कभी भी पहले मिशन के लिए इतनी एक्साइटेड नहीं हुई,
तो फिर तिल्फर कहती है ये जरूर लक्स की वजह से है। आगे में दिखाया जाता है लक्स ट्रैवल कर रहा रहता है आयरी और नकोटो के साथ। आयरी कहती है वो लोग अकेले हैं तो लक्स उसकी रूममेट के ऊपर लाइन न मारे। ये सुन के लक्स कहता है क्या उसके हिसाब से लक्स सिर्फ और सिर्फ लड़कियों के पीछे पड़ा रहता है। तभी नकोटो कहने लगती है कि लक्स तो उसे लड़की समझता ही नहीं है। तो फिर लक्स कहता है नहीं ऐसी बात नहीं है, उसके हिसाब से वो काफी क्यूट है। तभी नकोटो को रडार पे कुछ मिलता है और वो सभी से रुकने के लिए कहती है। लक्स तुरंत ही अपनी तलवार निकाल के तैयार हो जाता है। नकोटो कहती है यहाँ से 100 मीटर की दूरी पे जमीन के नीचे कुछ है, लेकिन वो एबिस नहीं है, वो एक ह्यूमन के शेप का है। फिर लक्स जाता है उसी जगह पे और वहाँ का पत्थर हटा के देखता है वहाँ पे एक लड़की लेटी हुई रहती है। उसे देख के आयरी काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। फिर हमें दिखाया जाता है वहाँ पे आती है क्लूसिफर। क्लूसिफर कहती है कि उन्होंने कहा था कि उन्हें यहाँ पे काफी अजीब सी चीज मिली है, तो वो क्या है। नकोटो कहती है उन्हें भी नहीं पता कि वो आखिर क्या है, लेकिन आज से पहले क्लूसिफर और भी रूइंस में गई है। तो फिर क्लूसिफर कहती है कि उन्हें यहाँ से चले जाना चाहिए, नहीं तो उन्हें चोट लग सकती है। ये सुन के नकोटो और आयरी वहाँ से चले जाते हैं। क्लूसिफर उस लड़की को देख के कहती है ये कोई ह्यूमन नहीं है, ना ही एक एबिस है। फिर वो जैसे ही उसके चेहरे को टच करती है वैसे ही वो लड़की अपनी आंखें खोल देती है और कहती है सुपरवाइजर यहाँ पे आ गए हैं। उसे होश में आता देख के लक्स और क्लूसिफर दोनों ही लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। तभी वो लड़की खड़ी होती है और माफी मांगते हुए कहती है उसे लगता है कि वो लोग नहीं चाहते थे उसे उठाना। जिसके बाद वो वापस से जमीन पे लेट जाती है और कहती है डिजास्टर से पहले कि उसके पास कोई भी मेमोरी नहीं है और वो चाहती है कि वो लोग उसे रीप्रोग्राम करे फेंकने की बजाय। और फिर वो लड़की कहती है क्या सुपरवाइजर उसे नहीं पहचान रही। क्लूसिफर कहती है उसे नहीं पता कि वो कौन है, लेकिन वो जानना चाहती है आखिर वो क्या है। और फिर वो लड़की खड़ी होती है और अपना नाम क्रूशले बताती है, जो कि यहाँ इस रूइंस की मैनेजर है और आमतौर पे उसे कहा जाता है ऑटोमेशन। और किसी चीज के चलते उसके पास पहले की कोई भी मेमोरी नहीं है, शायद वो जरूरत से ज्यादा सो गई जिसके कारण वो सारी की सारी चीजें भूल गई। उसके बाद वो काफी घबराने लगती है और कहती है वो लोग उसे इस तरीके से न घूरे, क्योंकि वो किसी अननोन इंसिडेंट के चलते अपनी सारे के सारे डेटा को खो चुकी है। लेकिन क्लूसिफर यहाँ की सुपरवाइजर है, जिसके कारण क्रूशले उसकी हर एक ऑर्डर को फॉलो करेगी। आगे क्लूसिफर कहती है वो एक बार मेन सिस्टम से कनेक्ट होके अपनी मेमोरीज को वापस लाने की कोशिश कर सकती है। फिर क्लूसिफर कहती है रूइंस की ज्यादातर फैसिलिटीज अभी के लिए शट डाउन है। ये सुन के क्रूशले कहती है वो उसे रीएक्टिव कर सकती है सुपरवाइजर एरिया, जो कि रूइंस के सबसे नीचे है, वहाँ से। फिर लक्स क्लूसिफर से कहता है उन्हें सभी को यहाँ पे बुला लेना चाहिए। और फिर हमें दिखाया जाता है सभी लोग उससे बातें कर रहे रहते हैं। क्लूसिफर कहती है वो एक टेक्नोलॉजी की डॉल के जैसी है, जिससे जरूर आज से पहले की टेक्नोलॉजी की मदद से बनाया गया होगा। लक्स तभी देखता है फिल्फी को, जिसे चक्कर आ रहे रहते हैं। वो फिल्फी के पास जाने ही वाला रहता है, लेकिन तभी वहाँ पे क्लूसिफर आ जाती है। क्लूसिफर कहती है उसे चिंता हो रही है क्रूशले को लेके, क्योंकि भले ही क्लूसिफर अभी सुपरवाइजर है लेकिन उससे ऊपर भी क्रिएटर है। और फिर हेडमास्टर सभी से कहने लगती है उन्हें अब आगे बढ़ना चाहिए। आयरी कहती है ठीक है, और वो लोग अभी 7th फ्लोर पे हैं, उन्हें यहाँ से आके जाना होगा प्रोडक्शन एरिया में। सभी टीम यहाँ से 3 अलग अलग डायरेक्शन में जाएंगी। लक्स फिल्फी के पास जाता है और कहता है उसे नहीं लगता कि फिल्फी ठीक है। फिल्फी कहती है नहीं वो यहाँ पे रहना चाहती है। लक्स कहता है ठीक है, लेकिन वो उसके साथ ही रहे। उसके बाद हमें दिखाया जाता है रॉयल कैपिटल ऑफ स्टिमाटा को, जहाँ पे सभी लोग बातें कर रहे रहते हैं कि उन्हें उस इंसान को संभालना होगा जो कि अभी प्रिजन से भागा है, और वो अब प्लान कर रहा है अटैक करने का उनके ऊपर रेबल आर्मी की मदद से। तो फिर वो कहता है कौन, रैग्रिड। लेकिन तभी एक दूसरा इंसान कहने लगता है उनके पास ज्यादा लोग नहीं हैं जिनको वो लोग भेज सके, उनके पास काफी ज्यादा शॉर्टेज है उन ड्रैग नाइट्स की जो कि लड़ने में अच्छे हैं। ये सुन के एक बूढ़ा आदमी कहने लगता है अगर ऐसी बात है तो क्यों ना वो लोग अकेडमी के स्टूडेंट का इस्तेमाल करें, क्योंकि रैगलेस फैमिली की डॉटर सैलिस भी उनके बीच में है। ये सुन के सैलिस के फादर कहने लगते हैं वो लोग इस तरीके से स्टूडेंट को मरने के लिए नहीं भेज सकते। आगे वो बूढ़ा आदमी कहता है उसने सुना है कि काफी ताकतवर ड्रैग नाइट जो कि अभी अकेडमी के अंदर है, जिसने खुद ही रैग्नारॉक को डिफीट किया है। साथ ही साथ वो प्रिंसेस लिजार्टे के काफी ज्यादा करीब है, और अगर उसे ठीक से नाम याद है तो शायद उसका नाम लक्स आर्केडिया है। बूढ़े आदमी की बात सुन के क्वीन कहने लगती है आखिर उसे ये सारे रूमर कहाँ से पता चल रहे हैं। तो वो बूढ़ा आदमी कहता है वो बस चाहता है कि वो लोग लक्स की मदद से काम को जल्दी से जल्दी पूरा करें। ये सारी बातें सुनने के बाद क्वीन कहती है वो इस बारे में सोचेंगी। उसके
उसके बाद हमें वापस से दिखाया जाता है लक्स को, जो कि हाथ में लेके चल रहा रहता है फिल्फी को। फिल्फी कहती है अभी उसकी जगह पे आयरी को होना चाहिए। ये सारी की सारी चीजें देख रही रहती है हेडमास्टर और उन्हें काफी चिंता हो रही रहती है। उसके बाद वो लोग पहुंच जाते हैं प्रोडक्शन एरिया में। हेडमास्टर बताती है सारे के सारे एबिस जो कि अलग अलग जगह पे दिखाई देते हैं वो जरूर यहीं पे बनते होंगे। तभी फिल्फी के सर में दर्द होने लगता है क्योंकि हाइस भी रूइन के अंदर रहता है और वो अपनी फ्लूट को बजा रहा रहता है। हाइस कहता है उसके बोए हुए बीज के उगने का वक्त आ गया है। सभी लोगों को फ्लूट की आवाज सुनाई देने लगती है। तभी लक्स के ऊपर अचानक से कोई चीज हमला करती है। लक्स उससे काफी पीछे फेंका जाता है और फिर तिल्फर कहती है लक्स से संभलने के लिए। वो चीज असल में एक एबिस रहती है और वो तिल्फर के ऊपर हमला करती है तो लक्स उसे बचा लेता है। तिल्फर लक्स को थैंक यू कहती है। तिल्फर को बचाने में लक्स के ड्रैगनाइट का एक हाथ टूट जाता है। लक्स सभी को बताता है कि यहाँ पे एक एबिस है। ये सुन के लूसीफर कहती है ये जरूर वही एबिस होगा जिसने उसके ऊपर हमला किया था 6th फ्लोर पे। लेकिन उस हमले के बाद भी उन लोगों को कोई भी चोट नहीं आई है। और क्रूशले के हिसाब से इस वक्त रूइंस गार्ड मोड के अंदर है और वो यहाँ पे वैसे 3 एबिस स्पॉन करेगा, जिनमें से 2 रूइंस के अंदर रहेंगे और एक एबिस बाहर के लोगों के ऊपर हमला करेगा। ये सारी बातें सुन के लक्स हेडमास्टर से कहता है उन्हें एक्सपेडिशन बंद करना होगा। लेकिन हेडमास्टर कहने लगती है उन्हें आगे बढ़ते रहना होगा। लक्स कहता है क्या उन्होंने सुना नहीं, यहाँ पे वैसे 3 एबिस रिलीज होंगे। हेडमास्टर कहती हैं वो लोग पहले ही 7th फ्लोर पे आ चुके हैं और उन्हें आगे बढ़ना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए उन्हें बढ़ना होगा। तभी फिल्फी अपने स्वॉर्ड डिवाइस को निकालती है और वहाँ पे उसका ड्रैगनाइट आ जाता है। फिल्फी कहती है उन्हें जल्दी करनी होगी और आइलैंड के ऊपर के लोगों को बचाना होगा। उसके बाद वो अपने ड्रैगनाइट से वहाँ से चली जाती है। लक्स कहता है वो उसके पीछे जा रहा है और उसे उम्मीद है कि हेडमास्टर अपना ध्यान रख लेंगी। हेडमास्टर कहती है वो ठीक है और वो फिल्फी का ध्यान रखे। लक्स फिर तिल्फर से कह देता है कि वो यहाँ से जा रहा है और वो हेडमास्टर को प्रोटेक्ट करे। उसके बाद लक्स अपने स्वॉर्ड डिवाइस को निकालता है और बहामूद की मदद से बहुत ही तेजी के साथ पहुंच जाता है फिल्फी तक। लक्स पूछता है क्या वो सच में ठीक है, तो फिल्फी कहती है हाँ बिल्कुल, और जो एबिस है वो इस वक्त बाहर है आइलैंड के ठीक ऊपर। फिल्फी उसकी प्रेजेंस को महसूस कर पा रही है। लक्स फिल्फी से पूछता है क्या वो इस आइलैंड पे पहले भी आ चुकी है। फिल्फी के जवाब देने से पहले ही वो लोग वहाँ से टेलीपोर्ट हो जाते हैं और बाहर आ जाते हैं। लक्स देखता है कि वहाँ पे एक एबिस है बहुत ही बड़ा सा। वो एबिस लक्स को देखते ही उसके ऊपर हमला करने जाने लगता है। फिल्फी अपने ड्रैगनाइट की मदद से काफी सारी रोप्स निकाल के उसे पकड़ के जमीन पे पटक देती है। उसके बाद फिल्फी आके उस बिल्डिंग के सामने ही खड़ी हो जाती है। लक्स कहता है आखिर उसके साथ क्या हो रहा है, ये जगह और ये फीलिंग, और फिर उसे अपनी मेमोरी के अंदर की कुछ चीजें दिखाई देती हैं, कैसे वो इस बिल्डिंग के अंदर आया था और वहाँ पे काफी सारी छोटी छोटी लड़कियां लेटी हुई थी और उनके चारों ओर ब्लड था। वहाँ पे एक लड़की फिल्फी जैसी दिख रही थी। लक्स कहता है ऐसा नहीं हो सकता, क्या फिल्फी? तभी वो एबिस पीछे से फिल्फी के ऊपर हमला करने लगता है। ये देख के लक्स बहुत ही तेजी के साथ बहामूद की मदद से उसके हाथ पैर को काट देता है और उसके बाद वो एबिस फटता है। फिर लक्स फिल्फी को ढूंढने लगता है। लक्स को तभी उसी बिल्डिंग के सामने एक गड्ढा दिखाई देता है। लक्स कहता है उसे ये जगह याद है। वो अंदर जाके देखता है और कहता है यहाँ पे ह्यूमन एक्सपेरिमेंट हो रहे थे एक नए वेपन को बनाने के लिए। वो 5 साल पहले यहाँ पे आया था और फिर उसे दिखाया जाता है कि कुछ लोग फिल्फी को लेके जा रहे रहते हैं। लक्स कहने लगता है ये सब कुछ सच नहीं हो सकता, फिल्फी 5 साल पहले यहाँ पे नहीं हो सकती। तभी वो देखता है फिल्फी कांपते हुए कोने में बैठी रहती है। लक्स कहता है कि वो उसे वापस घर लेके जा रहा है। फिल्फी कहने लगती है यहाँ पे एक एबिस है। लक्स कहता है उसने एबिस को मार दिया है, लेकिन फिल्फी कहती है नहीं, वो अभी भी यहीं पे है। और फिर वो लक्स का गला पकड़ के दबाने लगती है। लक्स को काफी तकलीफ हो रही रहती है और वो कहता है फिल्फी, लेकिन फिल्फी पूरी तरीके से अपने होश को खो बैठी रहती है।